जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 एस्टेट सीटेट नेट ऐसे सभी परीक्षा जिसमें संगीत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, ठीक है जी। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि भातखंडे स्वर लिपि में सम का चिन्ह क्या है। तो भातखंडे जी के स्वर लिपि में सम का चिन्ह जो है क्रॉस होता है, ठीक है जी। और वहीं पलुस्कर जी के बारे में पूछा जाए तो उनका सम जो है मात्रा संख्या पर डिपेंड करता है। एक पर सम होगा तो आपको वहाँ एक लिख दिया जाता है। 3 पर सम होगा तो 3 लिख दिया जाता है। मात्रा संख्या से सम डिनोट किया जाता है। भातखंडे स्वर लिपि में 0 से खाली को दर्शाया जाता है और वहीं पलुस्कर जी में प्लस के द्वारा खाली को दर्शाया जाता है, ठीक है जी। देखिए, इसका डिटेल पढ़ लीजिए आप। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 2 नंबर सवाल। देखिए, 2 नंबर सवाल कहा जा रहा है। 2 नंबर सवाल पूछ रहा है, राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से जाना जाता है। तो आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस रूप में जानते हैं। तो विवादी रूप में, मतलब पंचम इसमें वर्जित होता है, ठीक है जी। पंचम इसमें वर्जित होता है। बागेश्वरी का ट्रिक बताया तो ये होता है बाका मासा। बाका मासा, बाका मासा का मतलब वो बा से बागेश्वरी, का से काफी थाट से उत्पन्न है। मध्यम इसका वादी और संवादी इसका षडज है, ठीक है जी। षडज और मध्यम का संवाद यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए, तो इसका हमने कहा वादी स्वर क्या है, मध्यम, और संवादी क्या है, षडज है, ठीक है जी। और यहाँ विवादी क्या है, पंचम स्वर आ गया, ठीक है। तो इसके बारे में आप डिटेल पढ़िए, डिटेल पढ़ लीजिए आप। यहाँ लिखा जा रहा है कि बागेश्वरी राग रात्रि के रागों में भाव तथा रस का स्रोत बहाने वाला मधुर राग है। देखिए, इस काफी थाट और पंचम स्वर इसमें विवादी और आरोह में पंचम स्वर वर्जित होता है, ठीक है जी। अब अगला प्रश्न आपसे 3 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। 3 नंबर सवाल पूछ रहे हैं कि आडो संपूर्ण, आडो संपूर्ण मतलब आरोह में 5 और अवरोह में 7 जाति का कौन सा राग है इसमें। तो आप देखेंगे इसमें असावरी, ठीक है जी। राग असावरी, ठीक है। इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए। राग असावरी 3 का क्या हो जाएगा जी, 3 का आपका हो जाएगा 3 का 3, ठीक है। 3 का 3 इसमें देखिए लिखा जा रहा है। आपको डिटेल पढ़िए। इसमें क्या लिखा है, राग असावरी प्राचीन भारतीय संगीताचार्य के अनुसार श्री राग की प्रमुख रागनी है, ठीक है। इसे गाने का समय जो है दिन का द्वितीय पहर है। इस राग की जाति आडो संपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, राग भैरव का गायन समय क्या है। तो भैरव का जो है गायन काल जो है सुबह होता है, प्रातः काल होता है। देखिए, इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिए। भैरव प्रभात बेला का प्रसिद्ध राग है और भक्ति रस युक्त गांधीर्य से भरा हुआ है और इसकी जाति संपूर्ण मतलब यह भैरव थाट से उत्पन्न है। अब देखिए, इसमें आपका ऋषभ और धैवत कोमल लगता है, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं भैरव थाट में, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपसे 5 नंबर पूछा जा रहा है, निम्न स्वर समुदाय किस राग में है। गमरेसा, ठीक है जी। गमरेसा, देखिए तो ये आपको दर्शा रहा है कौन, आपको भैरव दर्शा रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका भैरव जब दर्शा रहा है तो कोमल ऋषभ लगेगा, ठीक है जी। अब इसका डिटेल पढ़ लीजिए आप। गमरेसा समुदाय जो है भैरव राग का धोतक है और आप जानते ही हैं दिन के प्रथम पहर मतलब प्रातः बेला गाया जाता है इसको। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें ये कलम से नोट्स बनाया गया है। ताल दीप चंडी में 14 मात्रा होता है और 4 विभाग होता है इसमें। देखिए, टप्पा, टप्पा जो है, टप्पा गायन के साथ जो है पंजाबी ताल बजता है, ठीक है जी। और वंदे मातरम राग देश में है, ठीक है। और राग देश की जाति है आडो संपूर्ण, खमाज थाट से उत्पन्न होता है।
इसमें जो है प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न इसमें पूछा गया है, पहले किसका जन्म हुआ बताइए। पहले छोटा ख्याल का जन्म हुआ कि बड़ा ख्याल का, या ठुमरी का, या टप्पा का। तो सबसे पहले बड़ा ख्याल का जन्म हुआ, ठीक है। इसका डिटेल आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे डिटेल पढ़िए। 7 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 7 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, देखिए 7 नंबर सवाल पूछ रहा है, ताल दीपचंडी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है। तो ताल दीपचंडी आप अभी जानते हैं कि ठुमरी के साथ बजाया जाता है, आपको बताया गया है ऊपर। और दीपचंडी में आपको 14 मात्रा होता है, 4 विभाग होता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है टप्पा। 8 नंबर सवाल है, टप्पा गायकी के साथ प्रायः कौन सी ताल बजाई जाती है। तो टप्पा गायकी के साथ आपको पंजाबी ताल बजाया जाता है, ठीक है जी। पंजाबी ताल देखिए टप्पा गायकी के साथ बजाया जाता है। और टप्पा शैली आरंभ जो है पंजाब में हुआ, ठीक है जी। पंजाब में ऊंट पर सवार होकर चलने वाले कबीलों के द्वारा यह लोकगीत के रूप में गाया जाता है। टप्पा की भाषा अधिकतर जो है पंजाबी, शुद्ध पंजाबी या पंजाबी हिंदी का मिश्रण मिलता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, चलिए प्रश्न नंबर 9, भातखंडे विश्वविद्यालय कहाँ पे है। भातखंडे विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो आप जानते हैं लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ में है। देखिए आप इसका डिटेल पढ़ लीजिए। 1926 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। 10 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में है। तो अभी बताया गया है राग देश में है, ठीक है जी। तो इन देश राग में देखिए यहाँ पे आपसे लिखा गया है, वंदे मातरम अपने मूल रूप में राग देश में है। और खमाज थाट से उत्पन्न होता है राग देश, और इसकी जाति है आडो संपूर्ण, मतलब आरोह में 5 स्वर और औरों में 7 स्वर होते हैं। देखिए पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किन के शिष्य थे। पंडित ओमकारनाथ किन के शिष्य थे, तो आपको बताना है ये विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे, ठीक है। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का जन्म जो है बड़ौदा के जहाज गांव में श्री गौरी शंकर ठाकुर के यहाँ हुआ था। जन्म से ही मधुर आवाज ईश्वरीय देन थी इनकी। ओमकारनाथ ठाकुर विष्णु दिगंबर जी के शिष्य थे, ठीक है जी। देखिए बलवंत राय भट्ट किन के शिष्य थे, तो बलवंत राय भट्ट भी जो है विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के ही शिष्य थे, ठीक है जी। विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के ही शिष्य थे बलवंत राय भट्ट जी, ठीक है। तो आप यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हैं। देखिए पंडित, यहाँ पे कलम से नोट्स बनाया गया है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर शिष्य थे किनके, तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के, ठीक है। बलवंत राय भट्ट भी उन्हीं के शिष्य थे, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के। और देखिए राग विज्ञान के लेखक पंडित विनायक राव पटवर्धन जी हैं। देखिए गंधर्व महाविद्यालय पुणे की स्थापना जो है विनायक राव पटवर्धन जी के द्वारा 1932 में किया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाए, राग विज्ञान के लेखक कौन है, तो अभी विनायक राव पटवर्धन बताया गया है आपको। देखिए इसका विनायक राव पटवर्धन जी के बारे में समझिए। पटवर्धन जी का जन्म 22 जुलाई 1898 को हुआ था मीरज महाराष्ट्र में, ठीक है। और 1932 में गंधर्व महाविद्यालय पुणे की स्थापना करके आजीवन संगीत सेवा की। इन्होंने राग विज्ञान पुस्तक को लिखी थी, ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितनी है, तो मुख्य ताल इसमें 7 है, ठीक है जी। मुख्य ताल 7 हैं। ताल के 10 प्राण है, आप जानते ही हैं। और संगीत का प्राण तत्व ही ताल है, ठीक है। अगला सवाल इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सारे ग रे ग रे सा, ठीक है जी। यह किस राग का अंश है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है तो यह बता दीजिए राग तोड़ी का है, ठीक है जी। राग तोड़ी का अंश है सारे ग रे सा, ठीक है। तो तोड़ी का देखिए, तोरे गम में धावत, तोरे गमे धावत, मतलब इसमें ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, म तीवर लगता है और धैवत कोमल लगता है। तोड़ी में आपको ऋषभ, गंधार, मध्यम तीवर और धैवत कोमल लगता है, ठीक है। आपको याद रखना है तोड़ी थाट में। अब देखिए
राग तोड़ी का जाति संपूर्ण संपूर्ण है और थाट चूँकि राग तोड़ी नाम है तो तोड़ी थाट से उत्पन्न है, तो तोड़ी थाट का यह आश्रय राग है। और आपको मध्र और मध्य प्रचारणी मतलब मध्य और मध्र सप्तक में इसका गायन ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अगला सवाल इसमें देखिए, सिया राम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, तो सिया राम तिवारी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह ध्रुपद गाते थे। ध्रुपद गायकी के बारे में हम आपको बताऊं कि ध्रुपद गायक को मर्दाना कहा जाता था और उनको कलावंत भी कहा जाता था। ठीक है, मर्दाना गीत ध्रुपद को कहा जाता है, फेफड़े और गला पर जोर पड़ता है। देखिए, सिया राम तिवारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1934 में हुआ था, वैशाली तत्कालीन मुजफ्फरपुर में, ठीक है, बिहार में हुआ था। और सिया राम तिवारी जो है ध्रुपद गायकी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। 17 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, भाव रंग लहरी। भाव रंग लहरी किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो भाव सिंह लहरी जो है ये पंडित बलवंत राय भट्ट जी को कहा जाता है। बलवंत राय भट्ट जी को कहा जाता है आपको भाव रंग लहरी। ठीक है, ये पढ़ लीजिए आप डिटेल इसका। 18 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, प्रणव भारती। प्रणव भारती के लेखक कौन है? तो प्रणव भारती के लेखक आप बताइए। प्रणव भारती के लेखक पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी हैं। प्रणव भारती के लेखक आपको पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी हैं। आप इनके बारे में ऊपर पढ़ चुके हैं। देखिए, अब अगला सवाल आपसे 19 नंबर पूछा जा रहा है, कितनी श्रुतियाँ होती हैं? कितनी श्रुतियाँ होती हैं? तो आप जानते हैं 22 श्रुतियाँ होती हैं और 21 मूर्छना होता है। ठीक है, अब ये आप डिटेल पढ़ लीजिए, डिटेल आप पढ़ लीजिए। नोट्स जो बनाया गया था कलम से, देखिए, भाव रंग लहरी के उपनाम से बलवंत राय भट्ट जी को जाना जाता है और प्रणव भारती के लेखक जो हैं पंडित ओमकारनाथ ठाकुर हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्वर सारे ग म प ध नि। देखिए, 22 श्रुति को आपको दर्शाया जा रहा है कि षडज का 4 श्रुति होता है, ऋषभ का 3, गंधार का 2, मध्यम का 4, पंचम का भी 4, धैवत का 3 और नी का 2। तो टोटल जोड़िएगा तब क्या हो जाएगा? 22। ठीक है जी, रे ध का 3 3 होता है और ग नी का 2 2 होता है और साम प का 4 4 श्रुति होता है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए सा और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर होता है? तो सा और रे में कितनी श्रुतियों का अंतर होता है? आप देखिए, आपसे यहाँ पे बताऊँ मैं, यहाँ पे देखिए सा का कितना श्रुति होता है? तो 4। और रे का कितना होता है? रे का होता है आपको 3। ठीक है जी, तो ये पहली श्रुति पे देखिए, यदि 1 2 3 4 यहाँ पे सा को डिनोट करते हैं और रे की 3 श्रुति होता है, तो यहाँ रे को जब लिखते हैं तो देखिए इनके बीच में अंतर कितना आ रहा है? 3 का अंतर आ रहा है, तो 3 श्रुति का अंतर हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा? 3 श्रुति। आप यहाँ पर डिटेल लिखिए। देखिए, यहाँ पर डिटेल लिखा गया है, 3 श्रुतियों का अंतर है। देखिए, श्रुति स्वर विभाजन इस प्रकार से होता है, चतुष चतुष चतुश्चय और षडज मध्यम पंचमा। मतलब षडज और मध्यम और पंचमा के 4 4 श्रुति होते हैं। देखिए, द्वय द्वय निषाद गंधारो, मतलब गंधार और निषाद का कितना होता है? 2 2। ठीक है, और उसके बाद गं त्रि स्त्री ऋषभ धैवतो और रे और ध का क्या होता है? 3 3 होता है। ठीक है जी, श्री मल लक्ष्य संगीत इसमें लिखा गया है ये। ठीक है जी, और देखिए यहाँ पे अर्थात ये मैंने अपने को आपको बता दिया, आप पढ़ लीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है प्रारंभ में कितने ग्राम थे? तो प्रारंभ में आप जो है, प्रारंभ में 3 ग्राम थे। प्रारंभ में 3 ग्राम थे। ठीक है जी, वर्तमान में जो है 2 ही ग्राम है, षडज और मध्यम। षडज और मध्यम और जो गंधार ग्राम है उसको निषाद ग्राम भी कहा जाता है। तो देखिए आप ध्यान से, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, आप जो है वादी संवादी स्वरों का वह समूह जिसमें श्रुतियाँ व्यवस्थित रूप में हो, मूर्छना आदि का आश्रय हो, तो उसे ग्राम कहते हैं। ठीक है, ग्राम 3 प्रकार के, षडज ग्राम, गंधार ग्राम और मध्यम ग्राम। तो गंधार ग्राम को निषाद ग्राम भी कहा जाता है। ठीक है जी, निषाद ग्राम भी इसको कहते हैं। आगे देखिए, आगे सवाल पढ़िए। आगे आपसे पूछा जा रहा है 22 नंबर, कुल मूर्छनाओं की संख्या बताइए। तो आप जानते हैं 21 होता है।
षडज ग्राम में 7 और मध्यम ग्राम में भी 7 और गंधार ग्राम में भी 7, तो टोटल मिलके 21 हो जाता है। ठीक है जी, टोटल 21 हो गया। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल आपसे 23 नंबर पूछा जा रहा है। 23 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कुल विकृत स्वरों की संख्या बताइए। तो विकृत स्वर टोटल 5 होते हैं। ठीक है, कौन कौन? तो ऋषभ, गंधार, मध्यम, धैवत और निषाद। ठीक है जी, तो 4 इसमें कोमल होते हैं और 1 तीव्र होता है। ठीक है, तो 5 टोटल विकृत स्वर हो जाते हैं। देखिए, इसको पढ़ लीजिए व्याख्या। अचल स्वर षडज और पंचम को कहा जाता है क्योंकि इनके वादी कुछ कोमल और तीव्र कुछ नहीं होते हैं और ये अपने स्थान पर फिक्स रहते हैं, इसलिए इनको अचल कहते हैं। देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग क्या है? तो बिलावल है। बिलावल बिलावल थाट में जो है सभी शुद्ध स्वर लगते हैं, सभी शुद्ध स्वर लगते हैं बिलावल में। देखिए, बिलावल में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए डिटेल लिखा हुआ है कि राग बिलावल बिलावल जो है बिलावल थाट का आश्रय राग है, इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं और जाति इसका संपूर्ण संपूर्ण, आरोह में भी 7 और रोह में भी 7, प्रातः काल गाते हैं इसको, और वादी स्वर इसमें धैवत है और संवादी स्वर गंधार है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। इसमें अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है राग यमन का संवादी स्वर क्या है? तो यमन का वादी स्वर है गंधार, संवादी स्वर निषाद है। ठीक है जी, और वादी स्वर गंधार होता है। देखिए, राग यमन प्राचीन नाम इसका कल्याण है और इसका वादी स्वर गंधार है और संवादी निषाद है। ठीक है, जाति इसका संपूर्ण संपूर्ण है। गायन समय इसका होता है रात्रि का प्रथम पहर। ठीक है, अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 26 नंबर, गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है? गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? 4 नंबर देखिए, गत गत होता है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गत। देखिए, गायन के ख्याल वादन पर्याय क्या है? गत है। देखिए, राग बिलावल, जाति इसका संपूर्ण संपूर्ण, वादी धैवत और संवादी गंधार। देखिए, राग यमन रात्रि के फर्स्ट प्रथम पहर में गाते हैं, और देखिए राग यमन में आपसे पूछा जाए वादी गंधार है, संवादी निषाद है। ठीक है, और बिलावल में वादी क्या है? धैवत, और आपको संवादी गंधार है। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल इसमें नोट्स और देख लीजिए। इसमें बनाया गया है पंडित पन्नालाल घोष का मूल नाम क्या है? अमल ज्योति घोष। ठीक है, अमल ज्योति घोष। देखिए, गुरु इनके थे अलाउद्दीन खां और इनका जन्मदिन है, जन्म जो है बांग्लादेश के बारासात में हुआ था। ठीक है, इसमें अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे 27 नंबर सवाल है पंडित पन्नालाल घोष क्या बजाते थे? तो बांसुरी बजाते हैं। पन्नालाल घोष जी बांसुरी बजाते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और बांग्लादेश के बारासात में इनका जन्म हुआ था, अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पूछा जा रहा है शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो संतूर बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं, आप जानते हैं, ये डिटेल इसमें आप पढ़ लीजिए। जो संतूर जो है, संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र होता है। शिव कुमार शर्मा संतूर के महारथी होने के साथ साथ गायक भी थे। ठीक है, अगला इसमें सवाल आपसे पूछा जा रहा है 29 नंबर, किस ताल की सम पर खाली होती है? चलिए, किस ताल की सम पर खाली होती है? तो आपको सही उत्तर बताना है रूपक। रूपक जी, रूपक देखिए, सम पर कह रहा है सम पर खाली होती है, तो रूपक का तीन तीन ना धीना धीना इसका बोल होता है। ठीक है जी, धीना तीन ना धीना धीना। ठीक है, ये बोल है इसका। रूपक ताल भारतीय संगीत में एक प्रमुख ताल है, इसमें तीन तीन विभाग होते हैं और कुल मिलाकर इसमें 7 मात्राएं होती है। देखिए, 1 2 3 4 5, तीन तीन ना धीना धीना, तो आपका 1 2 3 4 और 3 7 हो गया। ठीक है, कह रहा है पहले तथा दूसरे, इसका डिटेल और पढ़िए। देखिए, आपको मैं बताऊं, यहाँ पे लिख रहा है पहले भाग में 3, मतलब तीन ती ना, ये पहले विभाग में हो गया।
दूसरे व तीसरे में दो दो मात्रा, धीन ना और फिर धीन ना। तो ये हो गया आपका, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, तो ये विभाग हो गए आपके। इसमें खाली, एक खाली तथा 2 ताली होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका खाली हो गया और 2 ताली यहाँ पे, ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा रहा है 30 नंबर, परन किस वाद्य से संबंधित है? तो परन आप तबला में बजाते हैं, ठीक है। परन किस में? तबला में बजाते हैं। परन जो है तबला में आजकल बजाया जाता है, पखावज में भी बजाया जाता था प्राचीन काल में। तो पखावज मार दीजिए आंसर, कोई बात नहीं, औनद वाद्य यंत्र है दोनों। तो आजकल पखावज चूँकि प्रचलन में कम है, इसलिए तबला पर ही परन बजा दिया जाता है। अब देखिए अगला सवाल आपसे पूछा रहा है, पंडित कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? पंडित कंठे महाराज के शिष्य का नाम क्या था? तो पंडित कंठे महाराज के शिष्य का नाम था आपको किशन महाराज, ठीक है। कंठे महाराज भारत के प्रसिद्ध तबला वादक हैं, ये बनारस घराने से प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध तबला वादक किशन महाराज इनके शिष्य हैं, कंठे महाराज जी के शिष्य किशन महाराज, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, नाना साहब पानसे किस बात से संबंधित है? नाना साहब पानसे, नाना साहब पानसे क्या बजाते हैं जी? तो नाना साहब पानसे आप बताइए, ये बजाते हैं मृदंग। नाना साहब पानसे मृदंग बजाते हैं। नाना साहब एकमात्र नाना साहब के एक पुत्र थे बलवंत राय, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, पागलदास क्या बजाते हैं? पागलदास जो है क्या बजाते थे? तो पागलदास बताइए, आपका 33 नंबर सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? पागलदास जी क्या बजाते थे? तो पखावज। इस ट्रिक बना लीजिए इसका, पापा पापा, पा से पागलदास और पा से पखावज, ठीक है जी, पखावज बजाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वाद्य में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है? वाद्य में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 34 का, बता दीजिए क्या होगा 34 का। किसी वाद्य में तरब लगाने का उद्देश्य यह होता है कि स्वर की आशा बढ़ाना, स्वर की आस बढ़ाना, ठीक है, स्वर की आस बढ़ाना, ये हो जाएगा। अब देखिए पखावज पर जो है, परन जो है पखावज पर बजता है। कंठे महाराज के शिष्य का नाम पंडित किशन महाराज है जी। यहाँ देखिए, वाद्य में तरब लगाने का उद्देश्य स्वर की आस बढ़ाना होता है, स्वर की आस बढ़ाना होता है। देखिए धाती नाड़ा नकार बाद की बोल है, ठीक है। नकार और दकार होता है, तो नकार मतलब हवा हो गया, दकार मतलब आग, ठीक है। तो धाती नाड़ा नकार वाद्य की बोल है, ठीक है। अगला इसमें देखिए, अगला इसमें सवाल आपसे पूछा जा रहा है, चक्रदार तिहाई में समान मात्राओं के कितने बोल होते हैं? तो चक्रदार तिहाई में समान मात्राओं के बोल होते हैं 3। तिहाई नाम ही है तो तिहाई मतलब 3, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए। अगला नंबर देखिए, धाती नाड़ा किस वाद्य पर बजाते हैं? तो किस वाद्य का बोल है? तो नकार, नकार, ठीक है जी। धाती नाड़ा नकार वाद्य की बोल है। नकार एक ताल वाद्य यंत्र है। इस लोक वाद्य का उपयोग अनेक लोक नृत्य में किया जाता है। मसलन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में इसका प्रयोग नटवरी नृत्य में किया जाता था, ठीक है। कौन सा नृत्य है? तो नटवरी नृत्य, ठीक है जी, नटवरी नृत्य याद रखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बीजी जोग क्या बजाते थे? तो आंसर हो जाएगा आपका वायलिन, ठीक है, वायलिन बीजी जोग। इसका डिटेल पढ़ लीजिए। ये लिख रहा है, बीजी जोग जो है वायलिन बजाते थे। 20वीं सदी में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा वायलिन के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। देखिए सूर श्रृंगार संसद कहाँ स्थित है? सूर श्रृंगार संसद कहाँ स्थित है? तो सूर श्रृंगार संसद आपको बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। सूर श्रृंगार संसद मुंबई के अंधेरी वेस्ट में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो अब जो है ग्वालियर में होगा, ग्वालियर में होगा, ठीक है जी।
क्योंकि मान सिंह तोमर जी वहीं के थे। और देखिए यहाँ पे मान कौतूहल ग्रंथ का रचना भी करवाए थे। देखिए राजा मान सिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 है। ठीक है, मान सिंह तोमर संगीत और कला विश्वविद्यालय 2008 में बना। ठीक है, अगला देखिए सवाल पूछा जा रहा है, संगीत में किनका समावेश माना जाता है? संगीत में किनका समावेश माना जाता है? तो आप बताइए। 1 नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन, गीत होता है, वाद्य होता है और नृत्य होता है। ठीक है जी, तो संगीत में यही 3 होता है। इसका डिटेल आप पढ़ लीजिए। 41 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जब किसी राग के आरोह में 5, देखिए आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर होते हैं तो इसकी जाति क्या है? तो आडव संपूर्ण हो जाएगी। आडव संपूर्ण कहाँ है? तो आडव संपूर्ण आपका 4 नंबर में है, आडव संपूर्ण। देखिए यहाँ पे साडव आडव में मतलब आरोह में आपका 6 और अवरोह में 5 स्वर होते हैं। आडव आडव में 5 अवरोह में और 5 अवरोह में भी, आरोह में 5 अवरोह में भी 5। यहाँ देखिए आरोह में 7 और अवरोह में 5 होता है संपूर्ण आडव में। ठीक है जी, तो आप देखिए याद करिए इसको। देखिए नाना साहब पानसे मृदंग बजाते हैं और पागलदास जो है ये पखावज बजाते हैं। पापा ट्रिक बनाए थे आप। देखिए अगला प्रश्न इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ध्वनि किस क्रिया से उत्पादित होती है? ध्वनि किस क्रिया से उत्पादित होती है? तो आप बताइए, कंपन या आंदोलन से। ठीक है, कंपन या आंदोलन से। ध्वनि आप जानते हैं कि अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है जी, देखिए ख्याल किस भाषा का शब्द है? ख्याल जो है आपको फारसी भाषा का शब्द है। ख्याल मतलब होता है कल्पना। ठीक है, ख्याल जो है वस्तुतः या ध्रुपद का ही एक भेद है। ठीक है, अगला देखिए सवाल पूछा जा रहा है, नाद की विशेषताएं कितनी होती है? तो नाद की विशेषताएं आपको 5 होती है। नाद की विशेषताएं 5 होती है। कौन कौन? देखिए अब इसमें पढ़िए। देखिए आवाज अथवा ध्वनि विशेष को नाद कहते हैं। 2 पदार्थों के परस्पर टकराने से नाद या आवाज उत्पन्न होती है। नाद 2 प्रकार की होती है, अनाहत नाद और आहत नाद और अनाहत नाद। ठीक है जी, अनहद नाद और लौकिक नाद। नाद की 5 विशेषताएं होती है। ठीक है, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 45 नंबर, संगीत का संबंध किससे है? तो संगीत का संबंध जो है कौन सा नाद लगता है? आहत नाद। ठीक है जी, आहत नाद। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 नंबर। आहत नाद संगीत में प्रयोग होता है क्योंकि वह सुमधुर और रंजक होता है। ठीक है, कोमल रे ग ध तथा म तीवर युक्त थाट कौन सा है? तो आप बताना है आपको। तोरे गम में धावत, तो इसमें ऋषभ भी, ग भी, मध्यम तीवर और ध भी। ठीक है, ये सब कोमल लगते हैं तीनों और मध्यम तीवर लगता है। तो यही पूछ रहा है, रे ग ध और म तीवर। ठीक है जी, तो आपका हो जाएगा कौन? तोड़ी। आंसर हो जाएगा 2। ठीक है जी, अब देखिए 47 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, सभी शुद्ध स्वरों से युक्त थाट कौन सा है? तो बिलावल। ठीक है, बिलावल होता है। देखिए बिलावल हो गया। काफी में आपको गंधार और निषाद कोमल लगता है। कल्याण में आपको मत तीव्र लगता है और भैरवी में रे कोमल, ग कोमल, ध कोमल और निषाद कोमल। ठीक है, तो इतना स्वर लगता है इसमें आपको थाटों में। तो बिलावल में सभी शुद्ध लगते हैं। 48 नंबर सवाल लिख रहा है, सितार में पहला तार किस स्वर में मिलाया जाता है? तो पहला तार जो है, पहला तार किस स्वर में मिलाया जाता है? तो आपको बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? तो मध्य मध्यम से मिलाया जाता है। मध्य मध्यम मतलब मध्य मध्यम, मध्य मध्यम मध्यम माँ के पीछे जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए सितार, बीड़ा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। इसका पहला तार मध्य मध्यम से मिलाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में एक ऑडव जाति का राग कौन सा है? तो ऑडव जाति का राग आपको बताना है। तो ऑडव जाति का राग क्या हो जाएगा जी? ऑडव जाति का राग इसमें है राग देशकार। देखिए दूसरा क्या लिख रहा है, इसका दूसरा आंसर हो जाएगा राग देशकार ऋषभ और धैवत कोमल कर देने से ही राग विभास बन जाता है। इसका थाट भैरव है, जाति इसका आडव आडव। ठीक है,
तो राग विभास हो जाएगा, जिसके विषय में आपसे पूछा जा रहा है। राग विभास में क्या पूछा जा रहा है? आडव जाति का राग है, तो आडव जाति का राग जो है विभास है, ठीक है। अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है, राग भूपाली में वर्जित स्वर बताइए। तो मनी भूपाली हो जाता है, मनी भूपाली, मनी भूपाली, मनी भूपाली, ट्रिक याद रखिए। तो मनी भूपाली हो गया, म और नी वर्जित होता है, ठीक है। म और नी वर्जित होता है, लिख लीजिए, म और नी वर्जित होता है इसमें। अगला सवाल देखिए 51 नंबर, निम्नलिखित में एक मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या है? मध्यम ग्राम की मूर्छना बताइए। तो मध्यम ग्राम की मूर्छना क्या हो जाएगा जी? आपका हरिणास्वा, 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 ठीक है। तो हरिणास्वा है। ग्राम और मूर्छना का बड़ा ही अटूट संबंध है, वास्तव में ग्राम ही मूर्छना का आधार है, ठीक है। ग्राम ही मूर्छना का आधार है। अगला देखिए, अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है आपसे, अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है आपसे, कौन वाद्य त्रितंत्री बीड़ा से विकसित हुआ? त्रितंत्री बीड़ा से विकसित हुआ बताइए। तो आंसर हो जाएगा सितार। क्या हो जाएगा जी? सितार। त्रितंत्री बीड़ा से उत्पन्न हुआ सितार, त्रितंत्री बीड़ा से विकसित हुआ सितार, ठीक है। सितार त्रितंत्री बीड़ा और ईरानी तंबूरा का मिश्रण है। इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, ठीक है। अगला सवाल है 53 नंबर, तानसेन के गुरु का नाम बताइए। तो हरिदास जी। बैजू बावरा के भी गुरु थे हरिदास जी। देखिए, तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी हैं। हरिदास जी रस प्रसिद्ध भक्त गायक थे। वे भक्तों में वे प्रथम ध्रुपद गायक हुए। देखिए, तानसेन एक महान संगीतज्ञ थे जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। 54 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, किस राग में दोनों निस्वरों का प्रयोग होता है? तो आपको बताना है, आंसर हो जाएगा दो, बिहाग में दोनों निषाद का प्रयोग होता है। बिहाग में बिहा बिगन याद रखिएगा, बिहा बिगन। देखिए, राग बिहाग में दोनों निस्वरों का प्रयोग होता है। यह अत्यंत प्रचलित और मधुर राग है। प म ग म यह स्वर समुदाय राग बिहाग का वाचक है। इसका थाट है कल्याण थाट, ठीक है। कल्याण थाट से उत्पन्न होता है बिहाग राग, ठीक है। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित थे? तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। ग्वालियर घराने से संबंधित है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी। और बड़ौदा के जहाज गांव में श्री गौरी शंकर ठाकुर के यहाँ इनका जन्म हुआ था। और जो है विष्णु दिगंबर के शिष्य थे ये। इनके गुरु का नाम क्या था? तो ओमकारनाथ ठाकुर जी के तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ग्वालियर घराने से संबंधित है ये। देखिए, उल्लंघन एवं अभ्यास निम्नलिखित में से किसके प्रकार है? उल्लंघन और अभ्यास किसके प्रकार है बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? उल्लंघन और अभ्यास क्या है जी? पढ़िए इसका डिटेल। उल्लंघन और अभ्यास बहुत्व के प्रकार हैं, ठीक है। अभ्यास द्वारा बहुत्व दिखाना उसे कहते हैं जब किसी स्वर को बारंबार देर तक दिखाया जाता है। तो बहुत्व हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत्व। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है? तो उल्लंघन और अभ्यास बहुत्व के प्रकार हैं, ठीक है। अगला अगला सवाल देख लीजिए, ठुमरी में कौन सा रस प्रधान रहता है? तो ठुमरी में बताइए, ठुमरी में कौन सा रस प्रधान होता है जी? तो ठुमरी में श्रृंगार रस प्रधान होता है। इसका डिटेल पढ़िए, डिटेल आप पढ़ लीजिए। 58 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है वृंदावनी में किस नाम से संगीत समारोह आयोजित होता है? वृंदावन में, तो वृंदावन में आपको स्वामी हरिदास जी के नाम से, स्वामी हरिदास के नाम से संगीत समारोह आयोजित होता है। देखिए, स्वामी हरिदास तानसेन जी के गुरु। अब देखिए, वृंदावन में स्वामी हरिदास के नाम से संगीत समारोह आयोजित होता है। स्वामी हरिदास तानसेन के गुरु थे और ध्रुपद के महान संगीतज्ञ, और वृंदावन में ही रहते थे। अगला सवाल इसमें देखिए, हरि वल्लभ संगीत समारोह आप जलंधर में होता है, जानते हैं आप। जलंधर में, दिल्ली से आते हैं तो जलंधर पहले पड़ेगा, उसके बाद अमृतसर, ठीक है जी। अब अगला सवाल देख लीजिए इसमें 60 नंबर, अडाना किस रागांग का राग है? अडाना किस राग का रागांग है? तो 3 नंबर कान्हड़ा। अडाना राग कान्हड़ा का राग है। राग दरबारी कान्हड़ा तानसेन द्वारा
बनाया हुआ राग है। यह राग शांत और गंभीर प्रकृति का है। ठीक है। 61 नंबर सवाल पूछ रहा है, नी सा मग मप किस राग में गाया जाता है? तो यह आपको बताना है। यह जो आंसर इसका सही हो जाएगा, आपको राग मुल्तानी में गाया जाता है। निशा मग मप मुल्तानी राग में गाया जाता है। यह अत्यंत मधुर राग है। राग की जाति आरोह संपूर्ण है, 5 आरोह में और 7 अवरोह में, और थाट इसका तोड़ी है। तोड़ी थाट से उत्पन्न होता है राग मुल्तानी। ठीक है जी। गाने के समय 3:31 का पहर है। 62 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, चार ताल किस गायकी की ताल है? तो आपका ध्रुपद। चार ताल जो है ध्रुपद में बजता है। चार ताल ध्रुपद के साथ बजाई जाती है। खुले बोल का ताल है यह पखावज की ताल है तथा तबले पर भी मधुरता से बजाई जाती है। ठीक है। तो 63 नंबर सवाल है, टप्पा किस घराने की विशेषता है? टप्पा बताइए किस घराने की विशेषता है टप्पा? तो टप्पा जो है आपको बताइए, टप्पा कौन सी घराने की विशेषता है? तो टप्पा जो है दिल्ली घराने की विशेषता है। टप्पा दिल्ली घराने की विशेषता है। देखिए, ऐसा प्रचलित है कि टप्पा गायन शैली का आरंभ पंजाब में ही ऊंट पर सवार होकर चलने वाले कबीलों के गीतों से हुआ। टप्पा की भाषा शुद्ध पंजाबी या हिंदी होती है, या पंजाबी का मिश्रण होता है। कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है बताइए? तो कहाँ की ठुमरी? बनारस की। बनारस की ठुमरी जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, बनारस की ठुमरी प्रसिद्ध है। बनारस अंग की ठुमरी कजरी और चैती आदि लोक संगीतों के रूप में गाई जाती है। ठीक है। देखिए यहाँ पे 65 नंबर, सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सविता देवी जो है आपका ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। सविता देवी ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। आप इनका डिटेल पढ़िए। देखिए, 20 दिसंबर 2019 को इनका 80 वर्ष की आयु में गुड़गांव गुरुग्राम में निधन हो गया। ये बनारस घराने से संबंधित थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आपका नौकरी पक्का होने वाला है। जय हिंद।